हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सिंह एमएमसी द इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। कल हम लोगों ने परिवहन को पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि 2012 के पहले जो समान रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग रहते थे वो जो हमने कल आपको पढ़ाया वही के वही आपको हमने पढ़ाया। इसके बाद 2012 के तुरंत पश्चात आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हालांकि इन राष्ट्रीय राजमार्गों को विभिन्न अन्य नामों से भी हम लोग देखते हैं या जानते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो आने की सामान्य रूप से प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पिछले वाले को ही बताया जाता है, ठीक है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, उसका नाम है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। तो आइए इसके विषय में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले महाद्वीप के विषय में हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से पहले हमें यह समझना है कि आखिर जो महाद्वीप होते हैं मानचित्र के माध्यम से दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उनके संदर्भ में सबसे पहले हमें बातचीत करना है। तो आइए देखते हैं कॉन्टिनेंट से पहले कि आखिर मैप क्या होता है, यहां पर आपको समझना है। देखिए ये आपके सामने स्क्रीन है और अगर हम ये कहें कि किसी समतल पर निर्मित ऐसी आकृति जिसका भौगोलिक महत्व होता हो उसी को हम मानचित्र कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ये भारत का ही चित्र बना दिया, तो किसी समतल पर निर्मित ऐसी आकृति या ऐसी संरचना जिसका भौगोलिक महत्व होता हो उसी को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ये देखिए आपके सामने मैप बन गया, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि मैप तो पता चल गया, दूसरी बात यह है कि आखिर कार्टोग्राफर किसे कहते हैं या फिर मानचित्रकार किसे कहते हैं। तो मानचित्र बनाने वाले को या मानचित्र निर्माणकर्ता को मानचित्रकार या फिर कार्टोग्राफर कहा जाता है। जैसे आपके सामने हमने ये मैप बनाया, इसका मतलब यह है कि मैं अपने आप को कह सकता हूं कि फिलहाल इस मैप का मैं कार्टोग्राफर हूं। याद रखिएगा, कार्टोग्राफर हूं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अच्छा फोटो खींच लेता है तो उसे हम लोग फोटोग्राफर कहते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई स्क्रीन पर अच्छा सा मैप बना ले जिसका भौगोलिक महत्व हो उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। और मानचित्र बनाने की जो कला है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोटो खींचने की अगर कला होती है, उस फोटो खींचने की कला को, आर्ट ऑफ टेकिंग फोटोज को, उसे हम फोटोग्राफी कहते हैं। इसी प्रकार मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाएगा। और ढेर सारे अगर आप देखेंगे मैप अगर हम बना लें, भारत का बना लें या फिर चाइना का बना लें, रशिया का बना लें या फिर महाद्वीपों का बना लें, यानी कलेक्शन ऑफ द मैप्स दैट इज कॉल्ड एटलस। जिस प्रकार से फोटोज के समूह को, कलेक्शन ऑफ द फोटोज को हम एल्बम कहते हैं, इन द सेम वे हम मानचित्रों के समूह को एटलस कहते हैं। और इस एटलस में महाद्वीपों का प्राकृतिक और राजनीतिक अध्ययन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जिस महाद्वीप के विषय में बातचीत करेंगे, पहले उसकी परिभाषा को समझते हुए बातचीत करेंगे। इसके बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है महाद्वीप। महाद्वीप कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, स्थल का वह बड़ा से बड़ा क्षेत्र, स्थल का वह बड़ा से बड़ा क्षेत्र जिसका भौगोलिक महत्व होता है या यूं कह लीजिए महासागरीय जल से घिरा होता है, उसी को हम महाद्वीप कहते हैं। उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और हमारे विश्व में महाद्वीपों की संख्या आप देखेंगे तो यहां पर एशिया आपको सबसे पहले सबसे बड़ा भी मिल जाएगा। दूसरा आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा। अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर पर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका हो गया। चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो आपको साउथ अमेरिका मिल गया। इसी प्रकार पांचवें नंबर की अगर हम लोग बातचीत करें तो यहां पर अंटार्कटिका मिल गया। और ये आपका छठे नंबर पर आप देखेंगे तो यूरोप मिल गया, यूरोप हो गया। और इसी प्रकार से आप सातवें नंबर पर देखेंगे तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न आता है कि विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उसमें एशिया का आपको हमें नाम लेना है, ठीक है। एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वहीं जनसंख्या के मामले में भी एशिया है। तो एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में विश्व का, दुनिया का या कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे अफ्रीका दुनिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल में
नॉर्थ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, ये इस प्रकार से क्रमवाइज आपको दिए हुए। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बातचीत करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में, याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के विषय में बातचीत करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसी के संदर्भ में अगर हम लोग बातचीत करें तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से मैप बनेगा। देखिए ये मैंने आपके सामने लिखा उत्तरी अमेरिका और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से समान रूप से बनेगा। ये रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नॉर्थ में आप देखेंगे, उत्तर में देखेंगे तो आपको आर्कटिक ओशन मिल जाएगा। आर्कटिक ओशन ये नॉर्थ में हो गया। इसी प्रकार से अगर ईस्ट में देखेंगे तो आपको नॉर्थ, याद रखिएगा ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, ये ईस्ट में मिलेगा। इसी प्रकार वेस्ट में देखेंगे तो आपको यहां पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीन बड़े महासागरों से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसके पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर है और जिसके पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर है। आई थिंक यहां तक आप सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम देशों की बातचीत करें तो देखिए सबसे पहले यहां पर कनाडा है, कनाडा हो गया। इसी प्रकार से यूएसए हो गया, यूएसए के बाद मैक्सिको, यहां पर मैक्सिको लिखा हुआ है, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला हो गया। इसी प्रकार से बेलीज है, बेलीज है, बहुत ढेर सारे देश हैं। कनाडा हो गया, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हांडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। एक बार फिर पुनः सुनेंगे, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हांडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। इतना ही नहीं, यहां पर आपको द्वीपीय देश भी मिलेंगे, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद बर्मुडा, बर्मुडा के बाद बहामास, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और जमैका। ये कुछ इस प्रकार से यहां पर आप समान रूप से देशों को देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या कितनी, तो यहां पर आपको समझना है कि यहां पर अगर सोबन कंट्री की बातचीत करें तो मात्र 23 देश हैं, लेकिन अगर उन देशों को भी हम शामिल कर लें जिसमें दूसरे देशों का अधिकार है, जैसे ग्रीनलैंड पर राजनीतिक रूप से आप देखेंगे डेनमार्क का अधिकार है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो यहां पर कुल देशों की संख्या 29 है। ठीक है, अब यहां पर जितने भी देश हैं इसको हम सबसे पहले इसका राजनीतिक विभाजन करते हैं। राजनैतिक विभाजन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजनैतिक विभाजन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को राजनैतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर अगर हम लोग बातचीत करें तो पहले नंबर पर है एग्लो अमेरिका, एग्लो अमेरिका, ये पहले नंबर पे हो गया। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर बातचीत करें तो सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका हो गया। यहां पर आपको ध्यान देना है, बहुत ही मामूली प्रश्न आते हैं कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो ओटावा है। यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। बेलीज की राजधानी बिल्बाओ है। इसी प्रकार एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है। हंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। कोस्टारिका की राजधानी सान जोस है और पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। इसी प्रकार बर्मुडा की राजधानी हैमिल्टन है। बहामास की राजधानी नसाउ है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। इसी प्रकार हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सेंटो डोमिंगो है और जमैका की राजधानी किंगस्टन है। तो यहां से क्वेश्चन आता है राजधानियों को लेकर और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग यहां से बहुत अच्छे तरीके से इस सवालों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखो पहले नंबर पे एग्लो अमेरिका, दूसरे नंबर पर सेंट्रल अमेरिका और तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज आता है। इसका मतलब यह है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम समान रूप से 3 राजनीतिक भागों में बांटे हैं। पहला एग्लो अमेरिका होता है, दूसरा सेंट्रल अमेरिका है और तीसरा वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। अब यहां पर अगर हम एग्लो अमेरिका की बातचीत करें, सबसे पहले एग्लो अमेरिका की बातचीत करें तो एग्लो अमेरिका में कनाडा, यूएसए और ग्रीनलैंड को शामिल किया गया।
क्वेश्चन आता है कि एंग्लो अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो कनाडा शामिल है, यूएसए शामिल है और इसके बाद ग्रीनलैंड शामिल है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जो कनाडा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, लेकिन दुनिया में अगर हम लोग देखें तो रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सामान्य रूप से देश ये माना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। इसी प्रकार कनाडा और यूएसए के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। यहां से क्वेश्चन आता है कि इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं, तो 49 डिग्री यानी 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया, याद रखिए बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। ये कनाडा और यूएसए के बीच में समान रूप से स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग सेंट्रल अमेरिका की बातचीत करें तो सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको से लेकर, याद रखिए दोस्तों, यहां से लेकर यानी मैक्सिको से लेकर पनामा तक स्थित जितने भी देश हैं उनको हम सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत रखते हैं। क्या आपने सुना? मैक्सिको से लेकर पनामा तक स्थित जितने भी देशों का समूह है उन्हीं को हम सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत रखते हैं। फिलहाल सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश है मैक्सिको। याद रखिए सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मैक्सिको है, जो अमेरिका से, याद रखें, अमेरिका से रियो ग्रैंडो नदी द्वारा अलग होता है। अमेरिका से किसके द्वारा अलग होता है? रियो ग्रैंडो नदी के द्वारा समान रूप से अलग होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे देखिए वेस्ट इंडीज की बातचीत होती है। वेस्ट इंडीज का मतलब होता है कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम, याद रखिए अटलांटिक महासागर के पश्चिम में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित द्वीपों का समूह, जिसे हम पश्चिमी द्वीपीय समूह वेस्ट इंडीज या फिर कैरेबियाई देशों का समूह कहते हैं। यानी वेस्ट इंडीज इज नॉट ए सिंगल कंट्री, वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ कंट्री। यानी वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कई देशों का एक समूह है। आप यहां पर देख सकते हैं जिसमें क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और इसी प्रकार से जमैका आदि देश आते हैं। और इसमें क्यूबा सबसे बड़ा देश है, जिसे एंटेलिस का मोती कहते हैं, जिसे विश्व चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। यहां से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम लोग नॉर्थ अमेरिका के दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं, जिसमें आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के इसका विभाजन है। ये देखिए मैप है, आप सभी लोग भी ध्यान से देखा करिए कि मैप कैसे हम बना रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी प्रयास करिए किस प्रकार से मैप को बनाना है। ठीक है, मानचित्र बनाने वाले को मैंने अभी आपसे कहा कि जो मानचित्र बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। इसका मतलब यदि आप भी अच्छा बनाएंगे तो आप भी जो है कार्टोग्राफर कहलाएंगे। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये जो भाग है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, आप यहां पर देख रहे होंगे, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वेस्टर्न कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। हालांकि आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं इतना भारी भरकम शब्द जो है आपके लिए जो है यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के सबसे पश्चिम में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसे रॉकी पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। हालांकि वेस्टर्न कार्डिलेरा भी कह देंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न मतलब होता है पश्चिमी और कार्डिलेरा का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद आप सभी लोग देखेंगे ये वाला जो भाग है इसे लॉरेंसियन रीजन कहते हैं। ये लॉरेंसियन रीजन हो गया। इसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे रॉकी पर्वतमाला हो गया, ये रॉकी पर्वत हो गया। यहां पर आप सभी लोग समझने का प्रयास करिए, ये वाला जो भाग है इसे क्या कहेंगे? तो इसे ईस्टर्न हाईलैंड कहेंगे। ठीक है, ये किसे कहेंगे? ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से जानेंगे। ये वाला जो भाग है लॉरेंसियन रीजन है। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ भाग है इसे क्या कहेंगे? तो इसे ग्रेट सेंट्रल प्लेन कहेंगे, ग्रेट सेंट्रल प्लेन के नाम से जानेंगे। तो कुल मिला के ये आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका को समान रूप से कई भागों में बांटा गया है। और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पर जो नाम हम दे रहे हैं उसमें रॉकी पर्वत है, दूसरा लॉरेंसियन रीजन है, तीसरा ईस्टर्न हाईलैंड है और चौथा ग्रेट सेंट्रल प्लेन है। इसके विषय में आप सभी लोग समझना है। उत्तर में देखिए आर्कटिक ओशन है, इसी प्रकार नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ पर है, इसी प्रकार आप देखेंगे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। अब देखिए
रॉकी जो पर्वत है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है और ये अलास्का से लेकर सीधा सीधा पनामा तक लगभग 6000 किलोमीटर की लंबाई पर स्थित है। 6000 किलोमीटर की लंबाई पर स्थित है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले इसका सर्वोच्च शिखर है, 6192 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, वहीं लॉरेंसियन जो रीजन है ये आर्कटिक क्षेत्र में यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र में स्थित है, जो वर्ष भर बर्फ से ढका होने के कारण यह क्षेत्र आप देखेंगे कनाडा का एक ठंडा क्षेत्र माना जाता है या फिर ठंडा रेगिस्तान माना जाता है, जिसे लॉरेंसियन क्षेत्र कहते हैं। हालांकि इसके पिघलने से हिमानी झीलों का निर्माण होता है, जिसमें आप सभी लोग ग्रेट बेयर का नाम सुने होंगे, इसी प्रकार ग्रेट स्लैब है, अथाबास्का है, रेंडियर है, विनिपेग है, ये सभी झीलों का निर्माण इसमें से होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सुपीरियर मिल जाएगा, ह्यूरॉन मिल जाएगा, इरी मिल जाएगी, ओंटारियो झील मिल जाएगी, मिशिगन झील मिल जाएगी। ये सब आज झीलों का निर्माण लॉरेंसियन ठंडे क्षेत्र या बर्फ के पिघलने से बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ईस्टर्न हाईलैंड है। ईस्टर्न हाईलैंड में खास तौर पे आपलेशियन पर्वत का नाम आता है। अगर हम लोग कहें कि भारत में समान रूप से आप देखेंगे तो नया पर्वत भी पाया जाता है और पुराना पर्वत भी पाया जाता है। नए पर्वत में मैंने आपको बताया था हिमालय पर्वतमाला और प्राचीनतम पर्वतों में मैंने आपको बताया था अरावली। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में किन दो पहाड़ों को दादा पोता की जोड़ी कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि दादा पोता की जोड़ी अरावली और हिमालय को कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें भी आप देखेंगे कि इधर का जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम आपलेशियन पर्वत है। ये प्राचीनतम है और ये वाला नवीनतम है, इसलिए याद रखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दादा आपलेशियन हुआ और पोता कौन सा हुआ, रॉकी पर्वतमाला हुआ। हालांकि इसकी चोटी का नाम है माउंट मिचेल। क्या नाम है दोस्तों, माउंट मिचेल नाम है, आप लोगों को याद रखना है। और ग्रेट सेंट्रल प्लेन की जब हम बातचीत करते हैं तो इधर से पहाड़ और दोनों पहाड़ों के बीच में मैदान है और नदियों के द्वारा यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण किया गया है और इसी जलोढ़ मृदा वाले समतल मैदान क्षेत्र को हम ग्रेट सेंट्रल प्लेन के नाम से जानते हैं। ग्रेट सेंट्रल प्लेन अमेरिका में वैज्ञानिक खेती होती है। यहाँ पर इस प्लेन को अलग अलग फार्मिंग सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें राइस बेल्ट है, जूट बेल्ट है, कॉटन बेल्ट है, शुगर केन यानी क्या कहते हैं आपका शुगर केन बेल्ट है। इसी प्रकार से पल्सेस हैं, पल्सेस क्रॉप के लिए हैं, ऑयल सीड के लिए हैं तथा अन्य चीज़ों के लिए। तो ये जो आपका ग्रेट सेंट्रल प्लेन है इसे अमेरिका की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, रोटी की डलिया भी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप सभी लोगों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि यहां पर कौन सी जलसंधि है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो जलसंधि है उसका नाम है डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, जो समान रूप से नॉर्थ अटलांटिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ने का काम करती है। इसी प्रकार यहां पर आप आते हैं तो यहां पर आपको जो जलसंधि मिलती है उसका नाम है पनामा जलसंधि। हालांकि पनामा एक आर्टिफिशियल कैनाल है, नहर है, जिसको निर्माण करने की प्रारंभिक जो प्रक्रिया है फ्रांस के द्वारा प्रारंभ की गई, लेकिन लास्ट में जो है अमेरिका द्वारा इसे पूरा कराया गया। तो पनामा नहर स्वेज नहर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम नहर भी माना जाता है। याद रखिए सेकंड बिगेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, पहले नंबर पे है स्वेज कैनाल और दूसरे नंबर पर है पनामा कैनाल। इसी प्रकार यहां पर हम लोग आते हैं, इधर देखिए रूस है और इधर अमेरिका का अलास्का। ये रूस का कमचटका प्रायद्वीप है, रूस का कमचटका प्रायद्वीप है और यहां पर एक जलसंधि है, उसका नाम है बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि है, ये अटलांटिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ने का काम करता है और अमेरिका के अलास्का रीजन को सीधा सीधा रूस के कमचटका प्रायद्वीप से अलग करता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जलसंधियां हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सी ढेर सारी जलसंधि हैं। यहाँ पर हडसन जलसंधि देखेंगे, यहाँ पर यूकाटन चैनल देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहते हैं विंडवर्ड पासेस देखेंगे, ढेर सारी जलसंधियां हैं। लेकिन ये 3 जलसंधियों को आप सभी लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूं कि आप सभी लोगों को ये भी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में बातचीत करें झीलों को लेकर, झीलों से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहां पर आप चीजों को देख भी सकते हो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें,
देखिए यहाँ पर आप देखिए तो आपको ग्रेट बियर मिल जाएगा, ग्रेट स्लैब है, अथावास्का है। इधर थोड़ा बड़ी बड़ी झीलें मिलेंगी, जैसे सुपीरियर है, ट्यूरान है, मिशिगन है, इरी है और ओंटारियो है। ये 5 झीलों का समान रूप से यहाँ पर क्रम मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ग्रेट सॉल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन 5 झीलों के समूह को क्या कहते हैं, तो इन 5 झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहते हैं। ग्रेट लेक्स कहते हैं, जो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उसका नाम है सुपीरियर झील। ठीक है, अब ये जो झीलें हैं, इन झीलों क्या कहते हैं, तो इन झीलों को लॉरेंसियन लेक कहते हैं, लॉरेंसियन लेक कहते हैं। ठीक है, और ग्रेट सॉल्ट के विषय में सुने तो ग्रेट सॉल्ट जो झील है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी साल्टी वाटर लेक है। ठीक है, तो यहां तक आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बातचीत करें तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कनाडा यूएसए के मध्य। अब देखिए कनाडा और यूएसए के मध्य में सीमा रेखा को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एंटलीस का मोती किसे कहते हैं। एंटलीस का मोती किसे कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंटलीस का मोती किसे कहते हैं, ये आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पर हम बातचीत करें, तीसरे नंबर पर बातचीत करें तो आप सभी लोग बताइए, ओटावा हो गया, ओटावा हो गया, बहामास याद रखिए, बहामास यानी नसाउ हो गया, नसाउ हो गया। इसी प्रकार से पोर्ट ऑफ प्रिंस हो गया, पोर्ट ऑफ प्रिंस हो गया। ये किन देशों की राजधानियां हैं, राजधानियों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर अगर हम लोग बातचीत करें, चौथे नंबर पर बातचीत करें तो यहां पर आपको ध्यान देना है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है। तो आपको देखिए ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, अल्पस दे सकता है, एंडीज दे सकता है, रॉकी पर्वत दे सकता है, हिमालय दे सकता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, रॉकी पर्वतमाला होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाता है, यूएसए का ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं। यूएसए का ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं, ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग इसका भी जवाब देंगे कि आखिर यूएसए का ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5वें के सवाल का जो है सही जवाब आप देंगे। यूएसए का ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है, रोटी की डलिया किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार 6वें नंबर पर आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। बताइए सभी लोग, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। आप सभी लोगों को जवाब देना है कि आखिर वह कौन सी झील है जिसे विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। ठीक है, 6वां सवाल हो गया। 7वें सवाल पर अगर हम लोग चलें, 7वें सवाल पर, तो कौन सी जलसंधि है, याद रखिएगा, कौन सी जलसंधि है जो कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीनलैंड पर राजनीतिक रूप से किस देश का अधिकार है। तो आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब देना है कि ग्रीनलैंड पर राजनीतिक रूप से जिस देश का अधिकार है उसका नाम है डेनमार्क। याद रखिएगा, डेनमार्क नाम है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी हो सकता है कि आखिर कौन सी जलसंधि है जहां से होकर 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो उसका सही जवाब आप सभी लोग बताएंगे। उसका सही जवाब हो गया आपका बेरिंग जलसंधि। कौन सा, बेरिंग जलसंधि। इसी प्रकार कमचटका प्रायद्वीप पर कौन सा, किस देश का अधिकार है, या कमचटका प्रायद्वीप किस देश का है और अलास्का प्रायद्वीप किस देश का है, इसके विषय में भी आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को जो भी चीजें पढ़ाई गई यहां से आप चीजों को देख सकते हैं। तो एक एक करके हमने आपको चीजों को बताया। तो दोस्तों आज यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर से बेहतर चीजों को समझे होंगे। कल पुनः मिलेंगे। जय हिंद।